नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों जरा सोचिए, एक देश जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है, जहां हर मां अपनी बेटी को शादी में सोना देती है, जहां हर घर में गोल्ड एक शगुन माना जाता है, उस देश ने एक दिन अपना ही गोल्ड लंदन और स्विट्जरलैंड के बैंक्स में गिरवी रख दिया था। साल था 1991। इंडिया एक इकोनॉमिक क्राइसिस के एज पर था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ $3 बिलियन के ही बचे थे। हम सिर्फ 21 दिन का इंपोर्ट ही अफोर्ड कर सकते थे। पेट्रोल, दवाइयां, खाना सब कुछ रुकने वाला था। गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था और हमें आईएमएफ से लोन लेना ही पड़ा। और लोन लेने के लिए इंडिया ने अपना 47 टन गोल्ड एयरलिफ्ट करके फॉरेन बैंक्स को गिरवी रख दिया था। दुनिया के सामने भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसका गोल्ड अब दूसरे देशों के लॉकर्स में कैद था। यह सिर्फ एक इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं था, यह नेशनल प्राइड के लिए भी एक चोट थी। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती है, यहां से शुरू होती है। आज वही भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड बायर्स में आता है। आरबीआई ने पिछले कुछ सालों में इतना सोना खरीदा कि पूरा G20, यहां तक कि चाइना भी हमसे पीछे रह गया। लेकिन सवाल यह है, इंडिया इतना गोल्ड क्यों खरीद रहा है? क्या यह सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है या इसके पीछे कुछ और गहरा राज भी छुपा हुआ है? चलिए इस वीडियो में उसी कहानी को समझने का काम करते हैं, जिसमें कल्चर भी है, जियोपॉलिटिक्स भी है और इकोनॉमी का फ्यूचर भी है। पर उससे पहले, चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमीज में से एक है, ये तो आप जानते ही हैं। और हम धीरे धीरे एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की कोशिश भी कर रहे हैं, जहां पर हम अमेरिका और चाइना के साथ खड़ा होना चाहते हैं। लेकिन इंडिया का जो सफर है, जिससे वो एक पावरफुल इकोनॉमी बन रहा है, वो कहानी तो अक्सर आपको सुनने को मिलती है। पर एक कहानी जो लोग ज्यादा नहीं जानते हैं, वो है कि इंडिया दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व रखने वाले देशों में से एक है। हां, आपने सही सुना, इंडिया जो अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, जिसे डेवलपिंग कंट्री माना जाता है और जिसको एक्सपोर्ट के फील्ड में भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता है, उसके पास काफी ज्यादा गोल्ड का स्टॉक है। ये देखो, आप एक ग्राफ में आपको ग्राफ दिखाता हूं। इंडिया के गोल्ड रिजर्व को दुनिया के बड़े इकोनॉमीज के साथ कंपेयर किया गया है। इस ग्राफ के अंदर यहां आप देख सकते हो कि इंडिया के पास $876 मिलियन या 876 मैट्रिक टन का गोल्ड मौजूद है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर इसकी मार्केट वैल्यू देखी जाए तो $35.2 बिलियन या फिर उससे भी कहीं ज्यादा हो जाती है। यह कोई छोटी मोटी वैल्यू नहीं है। यह जापान से भी ज्यादा है, जो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। यह यूके से भी ज्यादा है, जिसके पास सिर्फ 310 मैट्रिक टन गोल्ड मौजूद है। और ऐसे और भी देश हैं जो भारत से पीछे हैं। अब सवाल यह उठता है कि इंडिया के पास इतना ज्यादा गोल्ड आखिर है क्यों? तो दोस्तों, जापान जैसे देश जो टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंस में इंडिया से आगे हैं, उनके पास भी इंडिया से कम गोल्ड है। फिर इंडिया का गोल्ड इतना ज्यादा क्यों है? यह एक इंटरेस्टिंग मिस्ट्री है। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया के पास सिर्फ ज्यादा गोल्ड नहीं है, बल्कि एशिया के ऑलमोस्ट सभी देशों से सबसे ज्यादा परसेंटेज में गोल्ड अपने टोटल रिजर्व में रखने का काम भारत करता है। अगर मैं आपको एक और चार्ट दिखाऊं, इस चार्ट में आप समझ जाओगे, इस ग्राफ में आप देख लोगे कि इंडिया के टोटल रिजर्व का लगभग 8.98% सिर्फ गोल्ड ही है, जो चाइना के कंपैरिजन में लगभग डबल है। चाइना के पास भारत से कम परसेंटेज में फॉरेन रिजर्व के रूप में गोल्ड मौजूद है। इसका मतलब यह है कि इंडिया अपने रिजर्व पॉलिसी में गोल्ड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देने का काम करता है। बाकी एशियन कंट्रीज के कंपैरिजन में हम काफी ज्यादा गोल्ड रिजर्व रखने को प्रेफर करते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड हमको देखने को मिलता है, और वह है कि इंडिया ने लास्ट कुछ सालों में गोल्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। पहले इंडिया के पास इतना गोल्ड नहीं होता था, अब ये रिसेंटली ही होना शुरू हुआ है। आप इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं। ये देखो, एक ग्राफ ये जो दिखाता है इंडिया हर साल के हिसाब से कितना गोल्ड रिजर्व खरीद रहा है। 2010 से लेकर 2017 तक इंडिया के टोटल रिजर्व सिर्फ 557 मैट्रिक टन ही थे, यानी कि बिल्कुल ही कांस्टेंट थे। लेकिन 2018 के बाद इंडिया ने गोल्ड रैपिडली खरीदना शुरू कर दिया है। आखिर कुछ क्वार्टर्स में तो बहुत ज्यादा गोल्ड इकट्ठा किया गया है। तो यहां दो चीजें हमको समझनी है। पहली, इंडिया के पास इतना गोल्ड क्यों है, और दूसरी ओर इंडिया अब इतना गोल्ड इकट्ठा कर ही क्यों रहा है। चलो पहले समझते हैं कि इंडिया इतना गोल्ड रिजर्व क्यों खरीद रहा है। तो दोस्तों, इंडिया के पास जो गोल्ड है उसका कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। आरबीआई बेसिकली इंडिया का सेंट्रल बैंक है। गोल्ड के साथ साथ आरबीआई इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हैंडल करने का काम करता है, जिसमें फॉरेन करेंसी जैसे कि यूएस डॉलर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और दूसरी इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज भी शामिल होती हैं। पर पिछले कुछ सालों में आरबीआई ने सिर्फ थोड़ा नहीं बल्कि काफी ज्यादा गोल्ड खरीदा है। और अगर बाकी इकोनॉमी से कंपेयर करें तो आरबीआई का गोल्ड परचेज बहुत ही ज्यादा है। और इस एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझ भी सकते हैं। ये देखिए, आप एक और ग्राफ में आपके लिए लेकर आया हूं। ये देखो, ये ग्राफ जिसमें चाइना, इंडिया और बाकी G20 कंट्रीज के गोल्ड खरीदने का कंपैरिजन है। यहां आप देख सकते हो कि इंडिया सिर्फ गोल्ड खरीद नहीं रहा है, बल्कि चाइना और बाकी G20 कंट्रीज से भी कहीं ज्यादा गोल्ड खरीदने का काम हम कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और इसका रीजन अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे कि एक इंटरेस्टिंग व्यू ये है कि इंडिया का ये गोल्ड बाइंग ट्रेंड के स्पेसिफिक वजह से भी हो सकता है। इंडिया के एक बड़े पब्लिक बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट, जिनका नाम मदन सबनवीस था, उन्होंने ये पॉइंट किया था कि यूएस डॉलर
पहले के मुकाबले अब एक स्टेबल करेंसी नहीं माना जा रहा है। लेकिन जब से रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है तब से यूएस डॉलर की रिलायबिलिटी जो है वो थोड़ी कम हो गई है। इसका मतलब यह है कि इंडिया और बाकी देश भी अब ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे वो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को सेफ रख सकें। आजकल यूएस डॉलर के अराउंड जो अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस और इकोनॉमिक सैंक्शंस, उस वजह से गोल्ड एक सेफर और अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाता है। इंडिया के गोल्ड ज्यादा खरीदने का दूसरा रीजन यह भी हो सकता है कि इंडिया ब्रिक्स का पार्ट है, और ब्रिक्स की फुल फॉर्म तो आप जानते ही हो, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये ग्रुप उन इमर्जिंग इकोनॉमीज का है जो वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम के कंट्रोल से बाहर आना चाहते हैं, और इंडिया को वेस्टर्न सिस्टम स्पेशली यूएस डॉलर के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना है तो उसे अपने फॉरेन रिजर्व में डॉलर का रोल कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूएस डॉलर दुनिया की प्राइमरी रिजर्व करेंसी है। इसका मतलब यह है कि यूएस के पास पूरी दुनिया की ट्रेड और इकोनॉमिक पॉलिसी पर काफी कंट्रोल होता है। अगर इंडिया अपने रिजर्व का बड़ा हिस्सा डॉलर में रखता है तो वो इकोनॉमिक सैंक्शंस, करेंसी वैल्यू के अप्स एंड डाउन्स और यूएस गवर्नमेंट के पॉलिसी चेंजेस के सामने वल्नरेबल हो जाता है। तो अब इंडिया क्या चेंज करना चाहता है? देखो, वो अपने यूएस डॉलर के रिजर्व को कम करना चाहता है और उसकी जगह ज्यादा गोल्ड खरीदना चाहता है। इसी वजह से आजकल इंडिया इतना ज्यादा गोल्ड खरीदने का काम कर रहा है। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि इंडिया इतना गोल्ड क्यों खरीद रहा है, वो अपने फॉरेन रिजर्व का रिस्क कम करना चाहता है, जो कि अभी तक मोस्टली यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड हैं। देखो, इंडिया जैसे बाकी देश भी ट्रेडिशनली अपने फॉरेन रिजर्व का बड़ा पार्ट यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज में रखने का काम करते हैं। ये असेट्स यूजुअली काफी ज्यादा सेफ माने जाते हैं। आपको एक और मैं ग्राफ दिखाता हूं, ये देखो, ये जो ग्राफ है इसमें दिखाया गया है कि कौन से कंट्रीज के पास कितनी यूएस सिक्योरिटीज मौजूद हैं, और यहां तुम देख सकते हो कि इंडिया भी एक मेजर होल्डर है यूएस सिक्योरिटीज का। जून 2024 के डाटा के हिसाब से इंडिया के पास $265 बिलियन के यूएस सिक्योरिटीज है। हो सकता है कि यह नंबर थोड़ा छोटा लगे जब तुम इसे यूके, चाइना या किसी और बड़े एशियन इकोनॉमी से कंपेयर करो, लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर हम इंडिया के टोटल फॉरेन रिजर्व का ग्राफ बनाएं तो 2023 में हमारे पास $627 बिलियन के गोल्ड रिजर्व्स मौजूद थे। इसका मतलब यह है कि उसमें से $265 बिलियन सिर्फ यूएस सिक्योरिटीज में ही लगे हुए हैं, जो काफी बड़ा पोर्शन हो जाता है। इंडिया के टोटल फॉरेन रिजर्व का 42% से ज्यादा हिस्सा यूएस सिक्योरिटीज में लगा हुआ है। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर इतना ज्यादा पैसा हम सिर्फ यूएस सिक्योरिटीज में रख दिया जाए तो रिस्क भी तो ज्यादा हो जाता है, जैसे रीवैल्यूएशन लॉस हो सकता है जब यूएस ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ने लगती हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, अगर तुम यूएस ट्रेजरी यील्ड्स का हिस्टोरिकल ग्राफ देखो तो आपको इसके अंदर दिखाई देगा कि यील्ड्स टाइम के साथ साथ फ्लक्चुएट होते रहती हैं। अगर हम सिर्फ यूएस ट्रेजरी के अंदर ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखेंगे तो इस फ्लक्चुएशन के चलते हमारे पैसे की वैल्यूएशन कम हो सकती है, स्पेशली जब इकोनॉमी अनसर्टेन होती है या जब यूएस फेडरल रिजर्व पॉलिसी चेंज हो जाती है। जब ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ जाती हैं तो पुरानी सिक्योरिटीज की मार्केट वैल्यू गिर जाती है, और इससे इंडिया जैसे बड़े होल्डर्स को नुकसान भी हो सकता है, और इंडिया इसी रिस्क से बचना चाहता है। इसलिए इंडिया गोल्ड होल्ड कर रहा है कि इंस्टेड ऑफ यूएस ट्रेजरी, कि यूएस ट्रेजरी नहीं, अब हम गोल्ड ही खरीदेंगे, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू इंटरेस्ट रेट के बदलने से गिरती नहीं है। गोल्ड एक स्टेबल एसेट है जो लॉन्ग टर्म के लिए एक सेफ और रिलायबल ऑप्शन भी बन जाता है। और गोल्ड का एक बड़ा फायदा यह है कि उसकी वैल्यूएशन हमेशा से बढ़ती हुई आई है, सालों साल इसकी वैल्यूएशन जो है वो बढ़ती हुई आई है। आप एक और ग्राफ के थ्रू इसको समझ सकते हो। यहां आप क्लियरली देख सकते हो कि गोल्ड सिर्फ कुछ डॉलर या हंड्रेड्स तक नहीं बल्कि थाउजेंड्स ऑफ डॉलर तक बढ़ा है। जैसे 1990s में गोल्ड का प्राइस सिर्फ $300 के आसपास था, लेकिन आज ये $3000 के करीब पहुंच चुका है। अगर किसी ने 1990s में गोल्ड खरीदा होता तो उसका रिटर्न बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हो जाता। और यह भी देखने वाली बात है कि 2017 के बाद से, जब से इंडिया ने गोल्ड खरीदना स्टार्ट किया है, तब से गोल्ड का प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। यह ट्रेंड सिर्फ इंडिया के गोल्ड बाइंग की वजह से नहीं है, बल्कि कई सेंट्रल बैंक भी गोल्ड ज्यादा खरीद रहे हैं। इसी वजह से गोल्ड का प्राइस ऊपर चला जा रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इंडिया के पास इतना गोल्ड क्यों है और क्यों वो और ज्यादा गोल्ड जमा करने का काम कर रहा है। इसका कनेक्शन रीसेंट इकोनॉमिक ट्रेंड से भी है। लेकिन आखिर में एक बड़ा सवाल और भी बचा हुआ है, क्या इंडिया के पास पहले भी इतना गोल्ड था? तो दोस्तों, क्या कोई हिस्टोरिकल रीजन है जो बताता है कि इंडिया इतना गोल्ड रिच क्यों था? देखो, इंडिया के पास इतना गोल्ड होने का एक इंपॉर्टेंट रीजन उसकी कल्चरल प्रैक्टिसेस भी हैं। जब इंडिया ने 1947 में इंडिपेंडेंस ली तो उस टाइम देश ने एक कंप्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम को इनहेरिट करने का काम किया था, जहां गोल्ड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। सरकार ने समझा कि गोल्ड सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, बल्कि यह वैल्यू का एक स्ट्रॉन्ग सोर्स है, नेशनल प्राइड का सिंबल भी है।
इसी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई, जैसे कि गोल्ड मार्केट को कंट्रोल करना, डोमेस्टिक लेवल पर गोल्ड रिफाइनिंग को प्रमोट करना और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पार्ट बनाकर गोल्ड को एक्यूमुलेट करना। इंडिपेंडेंस के कई डेकेड्स में इंडिया ने फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ देखी भी थी, लेकिन गोल्ड का इंपॉर्टेंस कभी भी कम नहीं हुआ भारत के अंदर। कल्चरल ट्रेडिशंस के चलते गोल्ड हर हाउस होल्ड में आता रहा और सरकार ने भी गोल्ड को एक स्ट्रेटजी के रूप में यूज किया ताकि जब ग्लोबल इकोनॉमी में शॉक्स आए तो उनका इंपैक्ट इंडिया पर कम पड़े। साथ में देखो, अब तक हमने आरबीआई के गोल्ड रिजर्व्स की बात तो कर ली, लेकिन एक और कहानी है जो अक्सर हेडलाइन में नहीं होती है। इंडिया का असली गोल्ड वोल्ट आखिर कहां मौजूद है? तो दोस्तों जवाब है, इंडिया का असली गोल्ड वोल्ट जो है वो हमारे घरों के अंदर मौजूद है। तो दोस्तों एक ग्लोबल एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इंडियन हाउस होल्ड के पास 25,000 से 27,000 टन गोल्ड जो है वो पड़ा हुआ है। यह दुनिया की किसी भी कंट्री के सरकारी गोल्ड रिजर्व से कई गुना ज्यादा है। अब जरा एक नजर डालते हैं इस कंपैरिजन के ऊपर। देखो, इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम की एक यूनिक बात यह है कि यहां एक तरफ लोगों के पास प्राइवेट गोल्ड काफी ज्यादा है और दूसरी तरफ सरकार के पास भी काफी बड़े गोल्ड रिजर्व्स मौजूद हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, गोल्ड सिर्फ आज के टाइम के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है, ये इंडिया की हिस्ट्री, कल्चर और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी का हमेशा से ही पार्ट रहा है। तो दोस्तों वैसे आपका क्या ओपिनियन है? क्या भारत को और भी ज्यादा गोल्ड एक्वायर करना चाहिए या जितना भी गोल्ड हमारे पास मौजूद है उससे ही हमारा काम चल जाएगा? क्या इंडिया को गोल्ड एक्वायर करके यूएस डॉलर के डोमिनेंस से बाहर आने की जरूरत है या नहीं है, या फिर हम ट्रंप के साथ अपनी नई पॉलिसी या नई ट्रेड डील एस्टेब्लिश करके अपनी सभी समस्याओं को दूर कर लेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।